हीरो एक ऐसा नाम जो रोड पर चल रही टू व्हीलर्स में हर सेकंड आपको दिख जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनियों में अपनी पहचान बनाई? कैसे एक छोटे से कस्बे से शुरू हुआ ये सफर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा? वैसे तो होंडा ने इस कंपनी के साथ में गद्दारी की, लेकिन फिर भी हीरो आज उससे आगे कैसे निकल गया, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। तो दोस्तों, हीरो की कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 1923 से, जब पाकिस्तान के छोटे से शहर कमालिया में एक किसान के घर बृजमोहन लाल मुंजाल का जन्म हुआ। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए बृजमोहन का भी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उन्हें किताबों से ज्यादा बिजनेस में दिलचस्पी थी कि कैसे चीजें खरीदी और बेची जाती है, कैसे मुनाफा कमाया जाता है और कैसे एक छोटा काम बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। पिता के लाख समझाने के बावजूद बृजमोहन ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और काफी कम उम्र में ही छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बड़ा कर पाते, साल 1947 आ गया। अब देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही आया बंटवारे का दर्द। बृजमोहन लाल मुंजाल का परिवार भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमालिया से पंजाब के लुधियाना आकर बस गया। लेकिन लुधियाना में जिंदगी आसान नहीं थी, न पैसा था न रोजगार। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी बृजमोहन ने हार नहीं मानी और यहीं पर एक छोटी सी दुकान खोलकर साइकिल के पार्ट्स बेचने लगे। उस टाइम इंडिया में साइकिल पार्ट्स ज्यादातर इम्पोर्टेड होते थे, क्योंकि देश में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी और पूरा सप्लाई चेन ब्रिटिश एजेंसीज के कंट्रोल में था। अब भले ही आजादी के बाद से एजेंसियां इंडियंस के हाथों में आ गई थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका सेम अंग्रेजों जैसा ही रहा, क्योंकि ये लोग इंडियन व्यापारियों को अपनी मनमानी शर्तों पर पार्ट सप्लाई करते थे। खैर, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ही सही, लेकिन बृजमोहन मुंजाल साइकिल पार्ट्स का बिजनेस करते रहे। लेकिन फिर उन्हें एक नया आइडिया आया कि क्यों ना अपने बिजनेस में टायर्स और ट्यूब्स को भी ऐड कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने भाई ओम प्रकाश को डनलॉप कंपनी के ऑफिस में भेजा, जो कि उस टाइम पर टायर और ट्यूब्स का सबसे बड़ा ब्रांड था। लेकिन वहाँ जो हुआ उसने उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। असल में ओम प्रकाश को मैनेजर से मिलवाने के लिए 2 दिनों तक इंतजार कराया गया और इस एक्सपीरियंस ने बृजमोहन मुंजाल को सिखाया कि अगर वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने खुद प्रोडक्शन के फील्ड में उतरने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि अब वो खुद ही साइकिल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। क्योंकि पार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले टूल्स और डाइस तैयार करनी पड़ती और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फील्ड में ब्रिटिश एजेंसीज की मोनोपोली जो थी। बृजमोहन मुंजाल को पता था कि ये एक हाई रिस्क डिसीजन है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। पर दोस्तों, असली चैलेंज तो अभी बाकी ही था, गवर्नमेंट से लाइसेंस हासिल करना। असल में उस समय इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना मैंडेटरी था और बिना सही कनेक्शन के ये मिलना लगभग असंभव ही माना जाता था। ऐसे में इस लाइसेंस के लिए मुंजाल भाइयों ने कई बार दिल्ली के चक्कर लगाए, सरकारी दफ्तरों में गए, ऑफिसर्स से मिले और लगातार कोशिश करते रहे। और फिर उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि 1956 में आखिरकार उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद 50,000 रुपए का लोन लेकर हीरो साइकिल्स की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन साइकिल पार्ट्स बनाने के लिए मुंजाल भाइयों के पास ना कोई बड़ी फैक्ट्री थी, ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर सपोर्ट। फिर भी उन्होंने जुगाड़ लगाया और अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा सेटअप बनाकर 2 वर्कर्स और एक सुपरवाइजर के साथ में काम शुरू कर दिया। हीरो साइकिल्स का पहला प्रोजेक्ट था बाइक 4, जिसे एटलस कंपनी को सप्लाई किया जाना था।
इसे बनाने के लिए मुंजाल भाई खुद कारीगरों के साथ बैठकर डिजाइन तैयार करते थे और फिर हर पार्ट को हाथ से असेंबल करने के बाद से टेस्ट किया जाता था। इस दौरान कई सारे चैलेंजेस आए, जैसे कि फॉक्स का टूटना, वेल्डिंग क्रैक होना और डिजाइन फेलियर जैसे कई सारे। लेकिन मुंजाल ब्रदर्स ने हार नहीं मानी। काफी दिनों की मेहनत और ट्रायल्स के बाद में आखिरकार एक ऐसा फॉर्क बना जो कि सभी भाइयों को पसंद आया। हालांकि जब हीरो के बनाए हुए फॉर्क मार्केट में पहुंचे तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम बीतने के बाद से एक के बाद एक शिकायतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ फॉर्क की वेल्डिंग्स फिर से क्रैक हो गई और पाइप टूटने लगी। ये देखकर डीलर्स भड़क उठे और पूरा माल वापस भिजवा दिया। अब दोस्तों, यहाँ हीरो साइकिल्स के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला, रेपुटेशन खराब होने का डर, क्योंकि बिजनेस अभी अभी शुरू हुआ था और अगर मार्केट में नेगेटिव इमेज बन गई तो फिर से खड़ा होना मुश्किल होता। और दूसरा, फाइनेंशियल लॉस। पहले ही सारा पैसा मशीनरी और सेटअप में लग चुका था। अब अगर पूरे पैसे वापस डीलर को लौटाने पड़े तो फिर कंपनी की जेब खाली हो सकती थी। लेकिन फिर भी मुंजाल ब्रदर्स ने बिना कोई बहाना बनाए सभी डीलर्स का पूरा पैसा वापस कर दिया। इस डिसीजन से भले ही उनकी जेब खाली हो गई थी, लेकिन हीरो ब्रांड की इज्जत बच गई। इसके बाद उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की, डिजाइन्स में सुधार किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया, जिसके बाद इस बार जब नया फॉर्क मार्केट में आया तो फिर वो सुपरहिट हो गया। अब शुरुआत में कुछ साल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर मुंजाल ब्रदर्स को एहसास हुआ कि असली सक्सेस सिर्फ साइकिल पार्ट्स बेचने में नहीं है। अगर उन्हें बड़ा ब्रांड बनना है तो उन्हें पूरी साइकिल बनानी होगी, वो भी ऐसे साइकिल जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल तो हो ही, साथ ही सस्ती, मजबूत और टिकाऊ भी हो। अब दोस्तों, कंपनी मैक्सिमम साइकिल पार्ट्स को खुद ही बना रही थी। ऐसे में कॉस्ट कटिंग को वो काफी हद तक मैनेज कर सकती थी। लेकिन एक जगह आकर उनका पहिया रुक जाता था, जो था साइकिल का हैंडल। असल में उस टाइम मार्केट में सिर्फ एक ही हैंडल सप्लायर था और उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके बिना कोई भी साइकिल पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए उसने अपनी मोनोपोली का फायदा उठाते हुए प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दी। ऐसे में मुंजाल भाइयों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो ज्यादा रेट्स पर वही हैंडल खरीदें, जिससे कि साइकिल की कीमत भले ही बढ़ जाती पर ये एक सेफ ऑप्शन था, या फिर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें, जिसमें पूरी तरह से फेल होने का भी रिस्क था। लेकिन फिर भी मुंजाल भाइयों ने दूसरा ऑप्शन ही चुना। उन्होंने तय किया कि दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए वो खुद ही हैंडल बनाएंगे। इसके लिए मुंजाल भाइयों ने लोकल कारीगरों और रामगढ़िया कम्युनिटी के स्किल्ड कारीगरों की मदद ली। ये लोग ट्रेंड इंजीनियर्स तो नहीं थे, लेकिन उनकी कारीगरी पूरे लुधियाना में मशहूर थी। ब्रिजमोहन मुंजाल खुद इन कारीगरों के साथ बैठते, डिस्कस करते, प्रॉब्लम को समझते और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालते। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद वो पल आ ही गया जब हीरो ने अपनी पहली पूरी तरह से खुद की बनाई हुई साइकिल मार्केट में लॉन्च की। ये साइकिल अफोर्डेबल होने के साथ साथ इंडियन कंडीशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। चाहे कच्ची सड़क हो या पक्की, गांव के रास्ते हो या शहर के, हर जगह ये आसानी से चल सकती थी। और ये स्टाइलिश होने के साथ साथ इतनी मजबूत भी थी कि किसानों की टोकरी और दूध बेचने वालों के बड़े बड़े कैंस का वजन भी आसानी से झेल सकती थी। यही वजह थी कि इन साइकिल्स को खूब पॉपुलैरिटी मिली और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस इतना तेजी से बढ़ने लगा कि सिर्फ 10 सालों के अंदर ही, यानी 1966 में हीरो साइकिल्स सालाना 1 लाख से भी ज्यादा साइकिल्स बना रही थी। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ ही सालों में हीरो साइकिल्स ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े जो किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि जो कंपनी कभी एक दिन में सिर्फ 25 साइकिल्स बनाती थी, 1980s तक वो हर दिन 19,000 साइकिल्स बनाने लगी। और दोस्तों, 1986 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया, जब हर साल 22 लाख से ज्यादा साइकिल्स बनाने के साथ ही हीरो साइकिल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। क्योंकि हीरो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। धीरे धीरे हीरो साइकिल्स ने अपना कारोबार मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप की 89 कंट्रीज तक फैला लिया था। लेकिन इसी एक्सपेंशन के दौरान
बृजमोहन लाल मुंजाल ने एक नई अपॉर्चुनिटी देखी। असल में मुंजाल जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि दुनिया में मोटरसाइकिल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी लोग अब साइकिल की जगह मोपेड और मोटरसाइकिल्स की ओर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन उस टाइम इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट पर रॉयल एनफील्ड, जावा, राजदूत और बजाज जैसे कुछ गिने चुने कंपनियों का ही दबदबा था। लेकिन इनमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, या तो ये बाइक्स बहुत महंगी थी या फिर माइलेज के मामले में बिल्कुल बेकार। यही वो मोमेंट था जब मुंजाल जी को एक बड़ा मौका दिखा। उन्होंने सोचा कि अगर हीरो एक ऐसी मोटरसाइकिल बना दे जो सस्ती हो, मजबूत हो और माइलेज भी जबरदस्त दे तो वो मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर सकते थे। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हीरो के पास बाइक का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। असल में उस टाइम पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी खुद से इंजन डेवलप नहीं कर सकती थी। अब अगर हीरो को मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एंट्री करनी थी तो उन्हें किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ती ताकि वो उनकी टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। लेकिन सवाल ये था कि पार्टनरशिप आखिर किसके साथ की जाए। इसी दौरान जापान की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ग्लोबल लेवल पर काफी तेजी से पॉपुलर हो रही थी। 1980s तक होंडा का मार्केट प्रेजेंस जापान, अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका तक फैल चुका था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वो इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर पा रही थी। वजह थी सरकार की पॉलिसीज। असल में उस समय हमारी सरकार विदेशी कंपनीज को सीधे भारत में कारोबार करने की परमिशन नहीं देती थी। अगर किसी इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में एंटर करना था तो इसके लिए पहले उसे यहाँ की किसी लोकल कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करना जरूरी था। ऐसे में होंडा को एक ऐसा लोकल प्लेयर चाहिए था जो कि उन्हें भारत में एंट्री दिला सके, और दूसरी तरफ हीरो भी एक ऐसे पार्टनर की तलाश में था जो कि उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। बृजमोहन लाल मुंजाल ने इस मौके को पहचान लिया और होंडा को एक पार्टनरशिप का प्रपोजल भेजा। होंडा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो काफी लंबे समय से इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में एंट्री करने का रास्ता ढूंढ रहा था। और फिर इस तरह से 1984 में हीरो और होंडा की पार्टनरशिप फाइनल हुई और हीरो होंडा की नींव रखी गई। यह भारत की पहली ज्वाइंट वेंचर टू व्हीलर कंपनी बनी जिसने इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल दिया। हीरो होंडा ने हरियाणा में अपना पहला प्लांट लगाया और 1985 में CD100 नाम की एक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जो कि इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुई। असल में उस टाइम तक मोटरसाइकिल्स को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था जो कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। वहीं आम इंडियन फैमिलीज के लिए बजाज चेतक जैसे स्कूटर्स ज्यादा अफोर्डेबल और रिलायबल थे। लेकिन CD100 ने इस परसेप्शन को बदलते हुए साबित किया कि एक मोटरसाइकिल भी सस्ती, ड्यूरेबल और फ्यूल एफिशिएंट हो सकती है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड जहां 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज देती थी, बजाज चेतक 40 से 50 किलोमीटर का, वही CD100 80 kmpl के जबरदस्त माइलेज के साथ मार्केट में आई। हीरो होंडा ने इसे फील इट, शट इट, फॉरगेट इट की टैगलाइन के साथ में प्रमोट किया जिससे यह मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन गया। CD100 की खास बात यह थी कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ इसका मेंटेनेंस भी काफी सस्ता था। साथ ही इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी खराब रोड्स पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती थी। CD100 की सक्सेस ने एक नया अफोर्डेबल कम्यूटर बाइक सेगमेंट को खोल दिया और दोस्तों इस बाइक की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखकर बाकी कंपनियां भी एक्टिव हो गई। बजाज जो सिर्फ स्कूटर बनाती थी उसने मोटरसाइकिल्स बनाने शुरू कर दी। यामाहा, सुजुकी और TVS जैसे ब्रांड्स भी इंडियन मार्केट में उतर आए। 1989 में हीरो होंडा ने अपनी स्लीक मोटरसाइकिल लॉन्च की और फिर CD100 SS और CD100 डिलक्स भी आई। हालांकि 1990s में जापानीज करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से स्पेयर पार्ट्स काफी महंगे हो गए, जिससे हीरो होंडा के लिए लो कॉस्ट बाइक बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन मुंजाल भाइयों ने अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन कम करके सस्ती बाइक्स बेचनी जारी रखी। इसके बाद 1994 में हीरो होंडा ने स्प्लेंडर लॉन्च की जो कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी।
हीरो होंडा की कमाल की बाइक्स और जबरदस्त माइलेज ने इसे इंडियन मार्केट में तो नंबर 1 बना ही दिया, लेकिन 2001 आते आते हीरो होंडा दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बेचने वाली कंपनी बन गई। अब तक पिछले 2 दशकों से हीरो और होंडा की पार्टनरशिप इंडियन टू व्हीलर मार्केट की सबसे सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर थी। ये दोनों मिलकर पूरे मार्केट पर राज कर रहे थे और हीरो होंडा का हर मॉडल सुपरहिट हो रहा था। लेकिन बाहर से जितना यह रिलेशन स्मूथ दिख रहा था, अंदर से उतना ही टेंशन भरा था। असल में हीरो सिर्फ इंडिया तक सीमित न रहकर रशिया, अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी मार्केट में भी अपनी बाइक बेचने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन होंडा को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि अगर हीरो होंडा ग्लोबल मार्केट में घुस गया तो फिर उसकी अपनी सेल्स गिर सकती है। इसीलिए होंडा ने हीरो को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे मार्केट तक सीमित कर दिया। अब हीरो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसे भी पता था कि होंडा की टेक्नोलॉजी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर आया 1991, जब भारत में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज लागू हुई। विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट में एंट्री लेना आसान हो गया। अब किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में बिजनेस करने के लिए लोकल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाकर कई विदेशी कंपनियां इंडिया में आई और होंडा ने भी इस अपॉर्चुनिटी को बुनाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन्होंने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम से अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर दी। हालांकि कोलैबोरेशन के टाइम पर दोनों कंपनीज ने NOC साइन किया था कि वो एक दूसरे के कंपटीशन में बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इस एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर उसी सेगमेंट में ही बाइक लॉन्च करनी शुरू कर दी जिसमें पहले से ही हीरो होंडा मौजूद था। ऐसे में इस मार्केट पर होंडा का फुल कंट्रोल हो गया और इस पूरे सिनारियो में जो सबसे ज्यादा पीछे छूट गया था वो था हीरो। अब हीरो को समझ आ गया था कि अगर उसे मार्केट में बने रहना है तो अपनी खुद की R&D डेवलप करनी होगी और मेड इन इंडिया इंजन बनाना होगा। उसने इस काम के लिए इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स को हायर किया और हीरो होंडा से जितना भी प्रॉफिट आता था उसको वो इंजन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगाने लगा। लेकिन जब होंडा को इस बात की खबर लगी तो फिर वो इससे काफी नाखुश दिखाई दिया, जिससे कि हीरो और होंडा के रिश्ते पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। यही वजह थी कि कई सालों तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से 2011 में 26 साल पुरानी पार्टनरशिप को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। इस ब्रेकअप का एक और अहम रीजन ये भी था कि हीरो होंडा को 2479 करोड़ रुपए लाइसेंस और एक्सपोर्ट फी के रूप में दे रहा था, जो कि हीरो कंपनी की 2010-11 के रेवेन्यू का 14% था। ऐसे में होंडा तो कई तरह से प्रॉफिट कमा ले रहा था, लेकिन हीरो के हाथ में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन आता था। उस समय हीरो होंडा में इन दोनों ही कंपनीज के 26% शेयर थे, लेकिन होंडा ने अपने 26% शेयर को बेचने का फैसला किया, जिसे बृजमोहन मुंजाल ने $1 बिलियन में खरीद लिया और इस तरह से हीरो होंडा ऑफिशियली हीरो मोटोकॉर्प बन गया। हीरो मोटोकॉर्प के बनने के बाद से कंपनी ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर फोकस किया। जयपुर में एक एडवांस R&D सेंटर बनाया गया। ग्लोबल ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स की एक स्ट्रॉन्ग टीम हायर की गई, जिससे कि हीरो अपने खुद के इंजन बनाने लगा। 14 जुलाई 2016 को हीरो ने पहली बार अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर बनी बाइक स्प्लेंडर आई स्मार्ट लॉन्च की, जिसमें चेसिस से लेकर इंजन तक हर पार्ट हीरो ने खुद बनाया था। और दोस्तों, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि इसके बाद हीरो ने सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित रहने की बजाय इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में भी अपनी बाइक एक्सपोर्ट करने लगा। और तो और 2016 में ही हीरो ने ईवी मार्केट में भी एंटर करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। हालांकि उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हाइप उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हीरो को समझ आ गया था कि भविष्य इलेक्ट्रिक का ही है। इसीलिए कंपनी ने एथर एनर्जी में 30% स्टेक बाय किया, ताकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी अपनी जगह बना सके। इसके बाद हीरो मोटोकॉर्प ने 1 मई 2019 को इंडिया में X+ 200 एडवेंचर मोटरसाइकिल लॉन्च की,
जो कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन को टक्कर दे रही थी। ये बाइक उन लोगों के लिए थी जो पक्की सड़क से ज्यादा ऑफ रोड पर बाइक चलाने का शौक रखते थे। ये बाइक कंपनी के लिए एक बड़ी सक्सेस साबित हुई, क्योंकि शहर से लेकर गांव तक हर जगह इसकी खूब डिमांड रही। साथ ही हीरो ने X+200T टूरिंग मोटरसाइकिल भी लॉन्च की, जो कि लॉन्ग ट्रिप्स के लिए डिजाइन की गई थी। इसके अलावा कंपनी ने मैस्ट्रो स्कूटर को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि होंडा एक्टिवा को भारी टक्कर देता है। 2021 में हीरो ने अपना ईवी ब्रांड विडा को इंट्रोड्यूस किया और अनाउंस किया कि कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक सेगमेंट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। उसी साल हीरो ने ताइवान की कंपनी गोगोरो के साथ में पार्टनरशिप की, जिससे बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया जा सके। और इसी के साथ 2022 में हीरो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 लॉन्च किया, जो कि ओला इलेक्ट्रिक एथर और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक जैसे कॉम्पिटिटर्स को सीधा चैलेंज देता है। विडा के थ्रू हीरो ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पेट्रोल बाइक तक सीमित नहीं है, बल्कि ईवी सेगमेंट में भी लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। अब अगर बात करें 2024 की, तो होंडा ने जहां 58 लाख टू व्हीलर्स बेचे थे, वहीं हीरो ने 59 लाख यूनिट्स बेचकर अपने राइवल से लगभग 1 लाख व्हीकल्स आगे रही। आज हीरो मोटोकॉर्प दुनिया के लार्जेस्ट मोटरसाइकिल और स्कूटर्स मैन्युफैक्चरर है, जो कि 48 देशों में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर चुकी है। हीरो के पास इंडिया में अराउंड 30% मार्केट शेयर है, जबकि होंडा 23.4% शेयर होल्ड करता है। अब दोस्तों लास्ट में बस मुझे यही कहना है कि होंडा ने सोचा था कि हीरो उसके बिना कहीं नहीं टिक पाएगा, लेकिन हीरो तो असली हीरो निकला। वैसे आपके पास कौन सी बाइक है, हमें कमेंट